यस, तो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट्स डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में हमने जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ा, तो उस एब्जॉर्प्शन के बाद अब कुछ हम बीमारियों की बात करेंगे और ऐसे बीमारियों की बात करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे सलाइवा से है। बीमारी पढ़ते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी बीमारी में हम बहुत ज़्यादा इंटेंसली पेनिट्रेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ध्यान देंगे जिसका ताल्लुक हमारे सलाइवा से है। जैसे सबसे पहली जनरल सी बात आती है कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास कॉमन डिसऑर्डर क्या है। तो जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर है एंड दैट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। अब इन्फ्लेमेशन के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज आइटिस, दिस वन। अब अगर यही बात आप स्टमक पे पढ़ें तो गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं। यही बात आप कोलन में पढ़ें तो कोलाइटिस कह सकते हैं। और यही बात इंटेरॉन यानी आंत में पढ़ें तो इंट्रेटाइटिस कह सकते हैं। कई बार दोनों जोड़ के एक साथ बताया जाता है, कहा जाता है गैस्ट्रोइंटेराइटिस। क्या तो सबसे कॉमन एलिमेंट है ये, यानी जो आपकी लाइन लिखी है कॉमनेस्ट एलिमेंट ऑफ द डिसऑर्डर। एलिमेंट का मतलब होता है तकलीफ। जो सबसे कॉमन तकलीफ हो यही है कि आपके आंत में या किसी विशेष पार्ट में या पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सवाल आता है भी कैसे हो जाता है। तो वजह तो सर बहुत सारी हैं सर, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सर कैसे हो जाती हैं। सर कोई वर्म इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और सर कभी कभी फंगल भी हो सकता है। तो ये आपके स्टडी का विषय है कि आपको ये जानना होगा, जांच करने में पता चलेगा कि सर किस वजह से है। खैर, हमें 5 बीमारियां पढ़नी थी, तो एक जनरल सी बात कही गई। एक जॉन्डिस, दूसरा वॉमिटिंग, तीसरा डायरिया, चौथा कॉन्स्टिपेशन और 5वां इंडाइजेशन। सर पहली बीमारी की बात करें जिसका नाम है जॉन्डिस। सर जॉन्डिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं पीलिया। पीलिया क्यों कह देते हैं? बिकॉज इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट शोज द स्किन पार्ट जो है वो थोड़ा येलोइश हो जाता है, एकदम पीले नहीं हो जाते, क्योंकि जो हमारी ब्लड सप्लाई है कुछ जगह पे है, तो हर जगह पे, लेकिन कुछ जगह पे ब्लड सप्लाई सुपरफिशियल है। तो उस जगह पर जैसे कंजक्टाइवा ऐसे देखेंगे, ये कान का हिस्सा, नाक का हिस्सा, फिंगर के टिप, नाखून, इस जगह हमारी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा भी हैं और सुपरफिशियल भी हैं। खैर बीमारी की बात करते हैं, ये तो जनरल सी बात हो गई। दैट इज़ एक लाइन में अगर इसको कहा जाए, जॉन्डिस का मतलब दैट इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड बिलीरुबिन। जो बिलीरुबिन है उसकी मात्रा बढ़ जाती हो। अब बिलीरुबिन का मतलब हमारे पास बाइल पिगमेंट है। अब बाइल पिगमेंट की मात्रा होती तो है आपके यहाँ पर, तो बढ़ जाती, तो कितनी बढ़ जाती हो? तो सामान्य कंडीशन में आपके बिलीरुबिन की मात्रा 0.2 से लेकर 0.8 mg पर 100 ml ये हमारे ब्लड में है। अगर यही मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, इससे ज़्यादा बढ़ जाए, इवन अगर हम टेक्निकली बात करें तो 1.5 mg पर 100 ml ये जो वैल्यू दी जा रही है, इस वैल्यू से जब ज़्यादा हो जाता है तब हम जॉन्डिस कहते हैं। तो जाहिर है अगर आप ये बात कहने को तैयार हो कि इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो ये आया कहाँ से? लिवर। इसलिए ये लिवर की प्रॉब्लम कहलाती है जॉन्डिस, जिस वजह से आपके ब्लड में सर मात्रा बिलीरुबिन की बढ़ जाती है। वैसे तो होती है लेकिन कम होती है। जब ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर है ब्लड में भी कुछ येलोइश पिगमेंट बढ़ने लगी। तो जिस जगह ये
सुपरफिशियल ज़्यादा होंगी उस जगह येलोइश टिंट नज़र आ जाता है। अब एक और बात है, जब बाइल पिगमेंट आपके ब्लड में ज़्यादा हैं तो जाहिर है सर स्टूल और यूरिन में भी ज़्यादा होंगे, इन जगह पर भी ज़्यादा होंगे, इन दोनों ही हिस्सों में। अब बात आई कि सर जॉन्डिस होता कैसे है, तो इसके लिए भी बहुत सारी वजह हैं। जैसे बहुत प्रकार की जॉन्डिस है, एक जॉन्डिस कहलाती है वायरल जॉन्डिस, दूसरी कहलाती है बैक्टीरियल जॉन्डिस, यानी वायरस से भी जॉन्डिस होती है। जैसे हेपेटाइटिस बी जो वायरस है वो हेपेटाइटिस कॉज करता है, लेकिन सिम्टोमेटिक वहाँ पर जॉन्डिस भी नज़र आती है। बैक्टीरियल जॉन्डिस है, आप कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर खा लें तो हो जाती है। एक कहलाती ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जॉन्डिस का मतलब ये मत खाली समझिएगा कि उसने गन्ने का जूस पी लिया होगा या पानी खराब पी लिया होगा। एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस तब कहलाती है जब आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। तो जब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है तो गॉल ब्लैडर से बाइल निकल नहीं पाता, और बाइल नहीं निकल पाता तो गॉल ब्लैडर में बाइल इकट्ठा होने लगता है। बाइल इकट्ठा होता है तो उसका बैकफ्लो होता है और इसलिए ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच जाता है, वो बढ़ जाता है। और एक और जॉन्डिस होती है, इसको हम लोग कहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। एक ऐसी जॉन्डिस होती है जो न्यू बॉर्न बेबी को होती है। बच्चा पैदा होता है, कभी सुना हो कि 5वें दिन 6ठे दिन उसको पीलिया हो गया, उसने तो कुछ नहीं खा लिया, ना कुछ पी लिया, ना गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो एक प्रकार की जॉन्डिस है। स्टोरी इसकी बड़ी है तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हीमोलिटिक जॉन्डिस के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि जब हम फीटल लाइफ में होते हैं तो हमारी आरबीसी अलग होती है। आरबीसी के हीमोग्लोबिन अलग होता है, वो फीटल हीमोग्लोबिन होता है। जब हम पैदा हो जाते हैं तो फीटल हीमोग्लोबिन की जगह हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन आता है, हीमोग्लोबिन ए एक अलग है। तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो करके दूसरी रिप्लेस हो जाता है। अगर किसी वजह से अचानक तेजी से ब्रेक होने लगे तो बाइल पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है। तो जॉन्डिस की बात आप ज़रूर इतनी याद रखें कि लिवर की बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे पास बाइल पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, 1.5 mg/100 ml से ज़्यादा हो जाती है, और ये हमारे टट्टी और पेशाब के रास्ते जाने लगती है। इससे टट्टी और पेशाब का रंग सामान्य से ज़्यादा पीला हो जाता है। स्किन के बहुत सारे हिस्सों में पीलापन नज़र आता है। अब सर दूसरी बीमारी की बात करें, दूसरी बीमारी है वोमिटिंग। वोमिटिंग को हम हिंदी में कहते हैं उल्टी। तो इसका मतलब कोई सीधी होता होगा तो उसी को उल्टी कह देते होंगे, उसका पलट दीजिए। तो इसको हम लोग कहते हैं दैट्स ए रिवर्स पेरिस्टल्सिस। रिवर्स पेरिस्टल्सिस अब कहते तो नहीं है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। इसमें हुआ क्या, दैट इज इजेक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ स्टमक कंटेंट वाया माउथ। मुंह के रास्ते स्टमक का कंटेंट अगर बाहर आ जाता है एंड दैट इज वोमिटिंग। और जाहिर है ये इतना आसान नहीं होता होगा, ये फोर्सफुल ही प्रक्रिया होती है, बहुत तेजी के साथ ये काम हो पाता है। तो जाहिर है उस समय जो आपके कार्डियक स्फिंक्टर हैं वो खुल जाते होंगे, सब पूरा खाना ईसोफेगस से होता हुआ फेरिंक्स क्रॉस करता हुआ तब माउथ में आता है। इससे कभी आप महसूस करेगा जब आपको उल्टी होती है तो मुंह का टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है, एकदम खट्टा खट्टा सा हो जाता है, क्योंकि स्टमक का कंटेंट आ रहा है तो जाहिर है वो एसिडिक काइम होगा, तो वो एसिड आपके मुंह में आ जाता है, तो वो खट्टेपन का एहसास आपको इसी वजह से होता है। एक्चुअली इसकी वजह बहुत सारी हैं, तो मैं वजह पे नहीं जाऊं, फिर से खाली हिंट कर दूं। इनडाइजेशन की वजह से भी वोमिटिंग होती है। अगर आपका खाना ना पचा हो तो वोमिटिंग हो जाती है। दूसरा, आपके पास इम्बैलेंस, कभी आप इम्बैलेंस हो जाइए तब भी उल्टी हो जाती। जैसे बहुत बड़े बड़े वाले झूले होते हैं, देखा होगा, उस पे हम जब घूमते हैं तब उल्टी हो जाती है। पहाड़ों पे हम जब घूम घूम के ऐसे चलते हैं तो उल्टी हो जाती है, क्योंकि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है।
खैर, इसके लिए वोमिटिंग से पहले हमारे पास एक फीचर और आता है एंड दैट इज अ नोजिया। नोजिया के बाद वोमिटिंग करते हैं। नोजिया को हिंदी में कहता है जी मितलाना। तो दोनों बातें आप कह सकते हैं, नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग या वोमिटिंग इज नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग से पहले होती है, या कह सकते हैं नोजिया इज फॉलोड बाय वोमिटिंग। इसको रेगुलेट करने वाला जो है वो मेडुला है, रेगुलेटेड बाय मेडुला। जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो मेडुला में वोमिटिंग सेंटर होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, तो इसलिए जितनी भी वोमिटिंग रोकने की दवाएं दी जाती हैं वो सब मेडुला पे ही काम करती हैं। अब तीसरी बीमारी आती है डायरिया। लिखते हैं डायरहोइया, पढ़ते डायरिया है। डायरहोइया या डायरिया का मतलब हुआ एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट। बॉवल मूवमेंट को आप नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप डेफिकेशन समझिए, डेफिकेशन। फ्रीक्वेंसी एबनॉर्मल से नॉर्मली क्या होता है कि हम दिन में एक बार स्टूल पास करते हैं, कई लोग 2 बार करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है कि एक बार स्टूल हमने पास कर लिया तो सर फिर 4, 6, 8 घंटे नहीं, कम से कम 10-12 घंटे बाद ही स्टूल पास करते हैं। यही फ्रीक्वेंसी बिगड़ जाए, आप 1 घंटे के बाद पास करें, फिर 2 घंटे के बाद, फिर आधे घंटे के बाद, फिर पौना घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद, फिर 1 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, ये एक फ्रीक्वेंसी हो गई। तो कहते हैं दिन भर में सुबह से लेकर 10 बार टट्टी कर ली, दिस इज द डायरिया। यही डायरिया कहलाता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, हम तो स्टूल तो हमेशा पास करते हैं, लेकिन एक रूटीन है, या तो 24 घंटे का अंतराल होता है, या 12 घंटे का, या 10 घंटे का, ऐसा थोड़ी ना तो हर आधे 1 घंटे पे हम जा रहे हैं, 15 मिनट पे जा रहे हैं, तो यही कहलाता है डायरिया। सर डायरिया में एक और चीज़ देखी जाती है, यहाँ पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन घट जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन घट जाता है, इसीलिए टट्टी में यानी स्टूल में पानी की मात्रा बढ़ जाती, अक्सर लूज होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि सर म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और म्यूकस बढ़ जाने से सर फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, फूड एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसलिए जब डायरिया होता है तो हम ओरल फूड को अवॉइड करते हैं या कम खाना चाहिए, अक्सर हम इंट्रावेनस लेने लगते हैं। 1-2 दिनों में डायरिया जब ठीक हो जाएगा तब हम ये काम कर पाते हैं। तो फिर समझ लें, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हमारी रूटीन फ्रीक्वेंसी है उससे हट करके, उससे इतर आपके यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन हो, उसी को डायरिया कहते हैं। सर डायरिया में हमेशा पानी का एब्जॉर्प्शन घट जाता है, इसलिए स्टूल में डेफिकेशन के दौरान थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पानी जाता है। सर म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है, इससे एलिमेंट्री कैनाल में खाने का एब्जॉर्प्शन घट जाता है, इसलिए खाना ओरल कम खाना चाहिए या वैसा खाना चाहिए जो डाइजेशन में ज़्यादा वक्त ना लगे, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। सर अगला हमारे पास बीमारी है दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहलाता है इर्रेगुलर बॉवेल मूवमेंट। एक रेगुलर बॉवेल मूवमेंट होता है कि दिन रोज आप स्टूल पास करते हैं, उसमें इरेगुलरिटी आ जाए, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है और यहाँ पे कहा गया है इरेगुलर। आज स्टूल पास किया, फिर 2 दिन पास ही नहीं किया, फिर सुबह शाम कर लिया, फिर 1 हफ्ते छोड़ दिया, ये कहलाता है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी। जिनमें फ्रीक्वेंसी जो थी वो एबनॉर्मल थी, वो ये इरेगुलर हो गई। तो इरेगुलर बॉवेल मूवमेंट जहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, 2 डेफिकेशन के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। अब सवाल आया कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? तो ऐसे लोग जिनमें फिजिकल वर्क नहीं है, वो पूरी दिनचर्या में अक्सर एक सीट पे बैठे रहते हैं। दूसरा, खाने में कोई रफेज नहीं खाते हैं, रफेज का मतलब हरी साग सब्जियां नहीं खाते हैं। और दूसरा, जो उनका टाइम है खाना खाने का वो बहुत गड़बड़ है, यानी नो फिजिकल वर्क के अलावा। सर डिक्रीज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स या जूस। तो
तो हमें अपनी जो डाइट का पैटर्न है, डाइट की टाइमिंग है, उसे फिक्स रखना चाहिए। सर डायरिया से उल्टा है ये। सर यहाँ पर पानी का एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज्ड है, सॉरी, इस जगह पर पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। इसी वजह से स्टूल में पानी की मात्रा कम हो जाती है, स्टूल में वाटर कंटेंट कम हो जाता है, इस वजह से स्टूल हमारा हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है। और अगर ये कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक चलता रहा तो इट मे लीड टू हीमोरॉइड्स, हीमोरॉइड्स जिसे हम बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, ये टर्म आ जाते हैं। ब्लड आने लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप प्रेशर एफर्ट करते हैं डेफिकेशन के दौरान, तो जो रेक्टल ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके ऊपर दबाव जब ज़्यादा पड़ता है, देयर इज़ ए चांस कि वो इन्फ्लेम हो जाएं, इन्फ्लेम ही ना हो बल्कि रप्चर हो जाएं, इसलिए आपको ब्लीडिंग पाइल्स या ब्लडी पाइल्स के फॉर्म में भी नज़र आ सकते हैं। लास्ट बीमारी आपके पास इनडाइजेशन, हिंदी में इसी को कहते हैं हम लोग अपच, जिसका खाना पचा ना हो। तो अपच का मतलब हुआ इम्प्रॉपर डाइजेशन, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का प्रॉपर डाइजेशन ही ना हुआ हो, उसी को हम लोग कहते हैं अपच। अब क्यों नहीं हुआ होगा? तो सर इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने ओवर ईटिंग कर ली, खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया। दूसरा, गलत टाइम में खाया, रॉन्ग टाइम में। रॉन्ग टाइम का मतलब जिस समय आप रोज़ खाते हैं उस समय आपको खाना चाहिए, तो उस समय डाइजेस्टिव एंजाइम ज़्यादा निकलते हैं। तीसरा, फिर से वही बात, डिक्रीज्ड डाइजेस्टिव जूस सिक्रीशन, आपने बहुत मसाले वाली चीज़ खा ली, स्पाइसी ईटिंग। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, तो फिर या खाना ज़्यादा खा करके एक जगह कहीं बैठ गए, तो ये हमेशा इनडाइजेशन क्रिएट करता है। अब इनडाइजेशन में आपके पास होगा क्या, कैसे आप जानेंगे कि आपको इनडाइजेशन हो गया? सर दैट क्रिएट द फुलनेस, आपके पेट एकदम भारी भारी सा लगेगा। खाना खाने के बाद थोड़ा सा तो हैवी लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो फिर नॉर्मल हो जाता है। सर काफ़ी ज़्यादा ये गैस बहुत ज़्यादा होगी, यानी गैस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। इवन इट मे लीड टू वोमिटिंग, ये वोमिटिंग भी क्रिएट कर सकता है या फिर डायरिया भी क्रिएट कर सकता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये 5 बीमारियां थी आपके पास, जॉन्डिस था, वोमिटिंग थी, डायरिया था, कॉन्स्टिपेशन है और इनडाइजेशन है। इन सब से इतर जो शुरू में आपसे कहा गया वो भी लाइन इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन बीमारी जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल कह लें या कोई और नाम दे सकते हैं। मैं फिर आपसे कहूँगा, बीमारी पे बहुत स्ट्रेस मत डालिएगा, उन लाइनों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हैं, क्योंकि बीमारियाँ बहुत डेप्थ में आपके सिलेबस में नहीं हैं। सिर्फ वही बात आपसे पूछी जाएगी जो किताब में लिखी है बीमारी में, इसलिए बहुत अंदर नहीं। हाँ, समझने के लिए आप अपने आप को जोड़ ज़रूर सकते हैं कि बीमारी आप में सर क्यों हो जाती है। यस।